हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको अगर हम रात को न्यूज़ में सुन लें या सुबह अखबार में पढ़ लें तो हम लोगों को खून खौल उठता है। दोस्तों, इस टॉपिक को जानने भर से हम लोगों के मन में सवाल उठने लगता है कि क्या इंसानियत अभी भी हम लोगों में ज़िंदा है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है भारत में हो रहे रेप और बलात्कारों के ऊपर। दोस्तों, उन्नाव से लेकर बदायूं तक, हैदराबाद से लेकर निर्भया तक, यूँ तो कई सारे कानून बने, मगर उनमें से कोई भी कानून अब तक हो रहे भारत में रेपों की संख्या में डिक्लाइन नहीं ला पाया है। दोस्तों, हर रेप के बाद बहुत सारे प्रदर्शन हुए, मगर फिर भी उनसे होने वाला असर नहीं पड़ा। दोस्तों, आप जैसे, मेरे जैसे पता नहीं कितने युवाओं का खून खोला, मगर उसके बाद भी कोई भी बदलाव हमारी सोसाइटी में नहीं आ पाया है। दोस्तों, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो भारत में चौथा सबसे बड़ा होने वाला हाईनेस क्राइम रेप है। और अगर आप उनके डेटा पे जाएं तो आप लोग देखेंगे कि हर साल भारत में 33,000 से ज़्यादा रेप होते हैं। यानी इफ़ विल बाइफरकेट देम इनटू डेज, देयर आर 91 रेप्स हैपनिंग इन इंडिया एवरी सिंगल डे, एंड इफ विल फर्दर बाइफरकेट देम इनटू आवर्स, देन दैट वुड बी 3 रेप्स एवरी आवर इन इंडिया। येस फ्रेंड्स, 3 बलात्कार हर घंटे भारत में होते हैं। एंड इफ़ यूल सी द data very finely, then you'll find that among all those rape victims 27% are minors, यानी 18 साल से भी कम उम्र की लड़कियां की संख्या बलात्कार के मामले में 27% से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है? क्या हमारे भारत में रेप लॉस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम लोग इन क्राइम्स को नहीं रोक पा रहे, इन कल्प्रिट्स के मन में वो डर पैदा नहीं कर पा रहे? तो दोस्तों, इसी सवाल के जवाब के लिए आज का हमारा वीडियो बना है जो रेप लॉज इन इंडिया के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडियन पीनल कोड के अंदर दिए गए उस हर सेक्शन को कवर करेंगे जिसमें रेप के बारे में बताया गया है। दोस्तों, रेप की डेफिनेशन से लेके रेप की पनिशमेंट, रेप की एक्सेप्शंस और हर एक प्रोविज़न को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को मैं क्लियर कर पाऊँ कि व्हाट आर द रियल रेप लॉज इन इंडिया। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड लर्न अबाउट द रेप लॉज इन इंडिया। सो दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर रेप को इंडिया में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनको अगर 7 कंडीशंस के अंदर किया जाए तो उसे रेप माना जाता है। यानी इन 4 में से कोई भी एक्टिविटी अगर किसी भी एक कंडीशन के अंदर की गई है तो दैट एक्टिविटी अमाउंट्स टू रेप। So दोस्तों, without wasting any time, let's go to the section 375 of IPC through the BARE Act and get point by point evaluation that what these 4 activities are and what those 7 conditions are, and plus get to know about the exceptions given in the BARE Act. So hear it. So friends, this is the PDF of Indian Penal Code's BARE Act और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 375 which is rape. सो दोस्तों, 375 पढ़ते समय आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 375 में रेप की डेफिनेशन दी गई है, यानी रेप किसे कहा जाएगा इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने में 2 पार्ट्स को उन लोगों ने यूज़ करा है, जिसमें पहला पार्ट है एक्टिविटी और उसके बाद दूसरा पार्ट है सर्कमस्टांसेस। यानी अगर किसी एक्टिविटी को लिस्टेड सर्कमस्टांसेस के अंदर किया गया है तो ही वो रेप मानी जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए रेप के होने में इन दोनों चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है, यानी एक्टिविटी का उन सर्कमस्टांसेस के होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी समय को वेस्ट करें, हम लोग पहले 4 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम लोग उन 7 सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें वो 4 एक्टिविटीज़ में कोई भी एक्टिविटी अगर की गई है तो फिर दैट अमाउंट्स टू रेप। सो दोस्तों, एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट ये है, इफ़ अ पर्सन पेनिट्रेट्स हिज पीनिस इनटू अ वुमेन्स वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। तो दोस्तों, इफ़ अ मैन पेनिट्रेट्स हिज पीनिस इनटू वुमेन्स वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस, यानी बॉडी के 4 पार्ट्स में से कहीं पे भी अगर कोई भी मैन अपनी पीनस पेनिट्रेट करता है और नीचे दी गई 7 कंडीशंस यानी 7 सर्कमस्टांसेस के अंदर करता है तो दैट विल अमाउंट टू रेप। देन देयर इज सेकेंड पार्ट ऑफ इट विच सेज दैट इफ अ मैन इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दोस्तों, अब पेनिस नहीं, सिर्फ अगर मैन कोई ऑब्जेक्ट या अपनी बॉडी को कोई भी पार्ट, चाहे वो हैंड हो सकता है, फिंगर हो सकता है या कुछ भी, अगर वो इंसर्ट करता है इनटू वुमेन्स वजाइना, यूरेथ्रा और एनस और नीचे दी गई 7 सर्कमस्टांसेस के अंदर करता है तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप। आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड पार्ट में दे हैव रिमूव पीनिस, दे हैव रिप्लेस्ड पीनिस विद एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे हैव ऑल्सो रिमूव माउथ। So putting someone's hand into a woman's mouth doesn't amount to rape.
And in third part, they talk about if a man manipulates a body of a woman so as to cause penetration into the vagina of the woman, vagina, urethra, anus or any part of the body of a woman or make her do so. तो दोस्तों मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी हो सकता है कि आप उसको एंटेंगल करें, स्ट्रैंगल करें, या आप उसकी बॉडी को इस तरीके से मैनिपुलेट करें दैट यू आर एबल टू इंसर्ट योर पीनिस इनटू हर वजाइना, यूरेथ्रा और एनस। और वही बात है कि नीचे दिए गए 7 सर्कमस्टांसेस में से किसी भी एक सर्कमस्टांसेस के अंदर वो कैटेगराइज होना चाहिए। दोस्तों आखिरी पॉइंट इसमें दिया गया है, इफ़ अ पर्सन अप्लाई हिज माउथ टू वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ वुमेन। अगेन आप लोगों को इसमें नोट करना है कि हमने ऑब्जेक्ट और पीनिस के बाद आप माउथ का भी बात कर रहे हैं, यानी अगर कोई इंसान अपना माउथ ब्रिंग्स टू द वुमेन्स वजाइना, यूरेथ्रा और एनस और मेक दैट वुमेन डू द सेम टू द मेन, सो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप। अगेन इसमें माउथ ब्रिंगिंग टू द माउथ नहीं है, माउथ ब्रिंगिंग टू द यूरेथ्रा, एनस एंड वजाइना है। तो इससे आपको क्लियर होगा कि इसमें माउथ को हटा दिया गया है, सिर्फ मेल का माउथ है, नॉट अ वुमेन्स माउथ। दोस्तों ये तो वो 4 एक्टिविटीज़ थी जो अगर करी जाएं इन द लिस्टेड 7 सर्कमस्टांसेस देन दैट अमाउंट्स टू रेप। तो आइए हम उन 7 सर्कमस्टांसेस को पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों 7 सर्कमस्टांसेस में पहले 2 सर्कमस्टांसेस है अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। दोस्तों विल और कंसेंट में फ़र्क होता है, विल होती है इच्छा और कंसेंट होती है आज्ञा। तो यानी अगर लड़की की इच्छा के खिलाफ और या उसकी आज्ञा लिए बिना अगर मेल पर्सन ऊपर दी गई 4 एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी उस लड़की के साथ करता है दैट अमाउंट्स टू रेप। अगेन 3rd and 4th and 5th के अंदर मेंशन किया गया है विद कंसेंट, बट कैसे लिया गया कंसेंट है तो हम उनको पढ़ेंगे 3rd, 4th and 5th के अंदर। 3rd के अंदर बोला गया है दैट इफ यू हैव टेकन द कंसेंट बट दैट कंसेंट इज डेराइव्ड बाय पुटिंग हर और एनी अदर पर्सन शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, यानी आपने उसको या किसी भी व्यक्ति जो उसके परिवार का हो या जिसमें उस लड़की का इंटरेस्ट हो, अगर आपने उसको डेंजर में डाल के उस लड़की कंसेंट लिया है और ऊपर दी गई 4 एक्टिविटी से कोई भी एक्टिविटी करी है तब भी दैट अमाउंट्स टू रेप। देन 4th अगेन कंसेंट आपने ले लिया है विद हर कंसेंट बट बाय मेकिंग हर फॉल्सली बिलीव दैट यू विल गोइंग टू मैरी हर। तो दोस्तों ये वो प्रोविज़न है जिसमें आपने लड़की को शादी करने का वादा किया है और आप उसके साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एनग्रॉस हैं और आप उसके बाद उससे शादी नहीं करते हैं। इस प्रोविज़न के अंदर वो लड़की आपको रेप के लिए अमाउंट कर सकती है बहुत ईजिली। दोस्तों अब पढ़ते हैं आगे 5th प्रोविज़न के बारे में जो कि कंसेंट लिया हुआ है। इसमें है विद कंसेंट बट while giving consent the woman is in not soundness of her mind or is in intoxication or you have given her some substance by which she is not in a state of mind to know the consequences of the consent। तो दोस्तों इसके अंदर अगर लड़की नशे में है और उस समय जब वो आपको कंसेंट दे रही है मगर उसे ये नहीं पता कि कंसेंट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तो भी वो अमाउंट टू रेप ही होगा, चाहे नशा उसने खुद किया है या नशा आपने उसको कराया है। मगर लड़की अगर उस समय होश में नहीं है और उसे नहीं पता कि वो किस चीज़ का कंसेंट दे रही है तो भी वो अमाउंट टू रेप करेगा अगर आपने उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करी है। एंड देन कम्स द पॉइंट 6th मेंशन्स दैट इफ कंसेंट इज डिराइव्ड और इफ देयर इज नो कंसेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ़ द पर्सन इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी आपने उसका कंसेंट लिया है या नहीं लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है। देन दोस्तों लास्ट इज 7th पॉइंट विच सेड व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट। अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट का मतलब है कि लड़की नशे में बेहोश पड़ी है या हॉस्पिटल में है, उसको कोई दवाई दी गई है या किसी भी अन्य तरीके से वो अपना कंसेंट आपको नहीं दे सकती और आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में एनग्रॉस हो या ऊपर दी गई 4 एक्टिविटीज़ में कोई भी एक्टिविटी आपने उसके साथ करी है तो वो भी अमाउंट टू रेप होगा। दोस्तों इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस हैं जिसमें एक्सेप्शन ऑफ मेडिकल प्रोसीजर है व्हेन अ पर्सन इज इन हॉस्पिटल एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेज जहाँ पे डॉक्टर को कोई ऑब्जेक्ट उसके वेजाइना यूट्रस में इंसर्ट करना है या अपना
बॉडी का कोई पार्ट वहाँ पे इंसर्ट करना है और वो बहुत ज़रूरी है, लड़की का कंसेंट नहीं है, बट क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन है और वो नेसेसरी है, तो इसलिए उस केस में इसको एक्सेप्शन दी गई है। साथ के साथ एक एक्सेप्शन दी गई थी सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक 15 साल से ऊपर, यानी 15 साल से 18 के बीच का जो एज होता है उसमें एक पति को अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की। मगर मैं आपको बता दूं कि ये प्रोविजन भी अब हटा दिया गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट हैव वेरी कैटेगरिकली मेंशन दैट एनी वुमन बिलो द एज ऑफ 18 इज minor whether she is married or not, and any sexual activity done with her by her husband or any person will amount to rape। तो दोस्तों ये था सेक्शन 375, जिसमें 4 एक्टिविटीज को 7 कंडीशंस के सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर किया जाए तो दैट विल अमाउंट टू रेप। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई हो और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेक्शन 375 पॉइंट बाय पॉइंट समझ आया हो कि कैसे इन 4 एक्टिविटी में से किसी भी एक एक्टिविटी को अगर आप इन 7 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन पे भी कर दें तो दैट एक्टिविटी अमाउंट्स टू रेप। दोस्तों, अब टाइम है ये जानने का कि व्हाट आर द पनिशमेंट्स विच इज गिवन टू अ पर्सन हु कमिट्स रेप। सो दैट इज कवर इन अंडर सेक्शन 376 of IPC, and again we'll go by the BEAR Act point by point evaluation and we'll explain you what these punishments are and how it gonna implement on someone who commits rape. So guys, here is the BEAR Act. So guys, this is the PDF of BEAR Act of Indian Penal Code, and we are going to cover section 376, which says about the punishment of rape. As you have seen earlier, we have covered section 375, which talks about the 4 activities which is done under 7 circumstances amount to rape, and what are the punishment for the rape covered in 375, basically defined in 375, that's covered in 376, and that 376 divided into 2 parts. So that's subsection 1 एंड सबसेक्शन 2। सो बेसिकली सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अंदर डिफरेंस ये है कि सबसेक्शन 1 में मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स की है एंड मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, जबकि सबसेक्शन 2 में मिनिमम पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स है और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि एक पार्ट के अंदर हम सिवियरिटी के बेसिस पे कुछ कैटेगरीज को रख पाएँ और एक पार्ट के अंदर जो कैटेगरी सेकेंड पार्ट में नहीं है उसको रख पाएँ। तो अगर आप सबसेक्शन 1 को ढंग से पढ़ेंगे तो सबसेक्शन 1 से whatever except the cases provided in subsection 2, यानी सबसेक्शन 2 के अंदर दिए गए केसेस के अलावा अगर कोई केस होता है तो उसमें आप 7 ईयर्स की मिनिमम पनिशमेंट एंड मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की देंगे। सबसेक्शन 1 ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि सबसेक्शन 2 में एक वास्ट कैटेगरी दी गई है प्रोफेशंस और कंडीशंस की जो कवर करती हैं रेप के किए गए तरीकों को और रेप के किए गए लोगों को। तो हम लोग सबसेक्शन 2 को पढ़ लेते हैं ढंग से, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट सेज इफ अ पर्सन इज़ अ पुलिस ऑफिसर और अगर उसकी कस्टडी में रेप हुआ है देन हिज passed under subsection 2 and will going to be imprisoned minimum for 10 years, and if that person is a public servant then also he qualifies under subsection 2 and minimum punishment 10 years. If he is an armed forces person, so again qualified under subsection 2 and minimum imprisonment for 10 years. If he is a management of staff of jail, if he is a jail authority and the rape happened under his supervision or done by him, then again he qualifies for the subsection 2 and a minimum imprisonment 10 years. So again management of staff of hospital, so again qualifies under subsection 2, minimum imprisonment 10 years. So दोस्तों आप लोग जैसे देख सकते हैं कि कैसे पब्लिक ऑफिशियल्स को इसमें बहुत हैवीली कवर किया गया है। पुलिस से लेके डॉक्टर से लेके पब्लिक सर्वेंट से लेके आर्म्ड फोर्सेस से लेके सबसेक्शन 2 में उसको डाल दिया गया ताकि उन लोगों को किसी आम इंसान के हिसाब से ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट दी जाए। दोस्तों उसके अलावा अगर आप रिलेटिव हैं, गार्डियन हैं, टीचर हैं या ऐसी किसी पोजीशन पे जहाँ पे आपकी अथॉरिटी है उस बच्ची के ऊपर या उस लड़की के ऊपर, तो आप इस सबसेक्शन के अंदर कवर करे जाएंगे एंड आपकी पनिशमेंट किसी नॉर्मल रेप की पनिशमेंट से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों रिलेटिव के बाद इफ़ रेप इज़ डन ड्यूरिंग सेक्रेटेरियन वायलेंस और कम्युनल वायलेंस तब भी आप इसके अंदर आते हैं। इफ़ रेप इज़ डन एंड द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तब भी आप इसके अंदर आते हैं। इफ़ रेप इज़ डन एंड वुमेन इज़ बिलो 16 ईयर्स, आपने जैसे देखा होगा कि बिलो 18 ईयर्स आप कंसेंट के साथ भी अगर इंटरकोर्स करते हैं तब भी आप रेप के अंदर आते हैं। उसी तरीके से अगर 16 ईयर्स के नीचे की लड़की के साथ अगर आप रेप करते हैं देन यू कम्स अंडर दिस पार्ट और आपकी पनिशमेंट होने वाली है 10 ईयर्स मिनिमम एंड maximum life imprisonment. And दोस्तों if the
इफ़ द रेप इज़ डन विद अ वुमेन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग हर कंसेंट। इनकेपेबल से हमारा मतलब है कि वो डम है, डेफ है, वो अपना कंसेंट दे ही नहीं सकती है। तो अगर आप ऐसे किसी लड़की के साथ, या वो बच्ची है, वो बोल नहीं सकती है, आप अगर ऐसे किसी लड़की के साथ रेप करते हैं, देन आप अगेन से इस सिवियर कैटेगरी में आएंगे और आपकी पनिशमेंट नॉर्मल रेप से ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, इफ़ द रेप इज़ डन विद अ मेंटल और फिजिकल डिसेबल पर्सन, देन अगेन यू कम अंडर दिस कैटेगरी। एंड इफ ड्यूरिंग द रेप यू गिव a person a bodily harm or maims her or disfigures her or endangers the life of a woman, यानी आप मेम का मतलब होता है आप उसका कोई बॉडी पार्ट है जिसको परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, और आप या तो उसका बॉडी पार्ट को डिसफिगर कर देते हैं परमानेंटली या फिर पार्शली, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे एंड यू विल बी क्वालिफाई फॉर पनिशमेंट फॉर रिग्रेस 10 years in the jail. And the last one is if you commit rape repeatedly with the same woman. तो अगर आप एक महिला के साथ रिपीटेड रेप कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे एंड आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years दी जाएगी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी आप क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या फ़र्क था। सबसेक्शन 1 की मिनिमम पनिशमेंट 7 years है, सबसेक्शन 2 की मिनिमम पनिशमेंट 10 years है। सबसेक्शन 2 के अंदर बहुत ही सारी कैटेगरीज को क्वालिफाई किया गया है, और जो कैटेगरी सबसेक्शन 2 में नहीं आती वो सबसेक्शन 1 में क्वालिफाई करी गई है। इसके अलावा भी कैटेगराइज करके दे मेड सब सेक्शंस ऑफ 376 विच इज 376A, 376B, 376C एंड 376D एंड E। सो काफ़ी फाइनली, काफ़ी रिफाइंड तरीके से लॉ को लिखा गया है ताकि कोई भी ऑफेंडर बच ना पाए, और ऑफेंस को भी कैटेगराइज किया गया है कि वो सिवियर है तो उसको और ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों, 376 में आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ अ वुमेन विच इज़ बीन रेप डाइज और रिजल्ट इनटू persistent vegetative state का मतलब होता है अधमरी हालत, यानी अगर इफ अ पर्सन रेप्स अ वुमन एंड शी इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट और शी डाइज, देन द पर्सन नॉट ओनली क्वालिफाइज फॉर अ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट ही ऑल्सो क्वालिफाइज फॉर डेथ। सो दोस्तों, यही वो है निर्भया के केस के बाद जब डेथ का प्रोविजन डाला गया था रेप के अंदर, कि अगर लड़की की मौत हो जाए या लड़की को आप अधमरी हालत में कर दें तो आपको सजाए मौत भी मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ 376B के अंदर जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ को कवर किया गया है, जो मैरिटल रेप के एक छोटे से पार्ट को कवर करते हैं, इसमें बोला गया है दैट हूएवर हैज़ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ लिविंग सेपरेटली, यानी वो सेपरेटली रह रही है और आप उसके साथ, चाहे वो सेपरेटली रह रही है विद डिक्री ऑफ द कोर्ट और विदाउट डिक्री ऑफ द कोर्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सेपरेटली रह रही है और आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट हर विल, देन दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप एंड कवर्ड इन द 376B। उसकी मिनिमम इम्प्रिजमेंट 2 years है और मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 7 years है। दोस्तों, देन यू हैव 376 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। देखो, पर्सन इन अथॉरिटी ऑलरेडी 376 के इन पार्ट्स में कवर करा गया है, मगर इस पार्ट में कवर करने में क्या फ़र्क है, ये है कि जो 376C है उसके अंदर जो अथॉरिटी है वो उसको फोर्स नहीं कर रही है, बट वो उसको मैनिपुलेट कर रही है, यानी वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके उस लड़की को मैनिपुलेट कर रही है। जबकि 376 सब क्लॉज 2 के अंदर द अथॉरिटी इज़ फोर्सिंग हर, बट यहाँ पे वो उसे मैनिपुलेट कर रही है, यानी आप उसके बॉस हैं, आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में उसके साथ हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप बोलते हैं मैं आपका ये काम कर दूंगा मगर आपको मेरे साथ ऐसे करना पड़ेगा, तो आप 376C में आते हैं और आपको होने वाली सज़ा जो है वो कंपेयर टू 376 कम है, बट वो 5 years to 10 years है। मगर वो इस केस में आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपने अपने पोजीशन को यूज़ करके उसको मैनिपुलेट किया है, इसलिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है। इस कैटेगरी के अंदर जो ऑफिसेज में होने वाले कॉर्पोरेट रेप्स हैं, जो ऐसे रेप्स हैं जिसमें लड़की को बॉलीवुड के अंदर या फिर कहीं पे भी ऐसे बोला जाता है कि हम आपको काम दे देंगे एंड देन यू यूज़ हर, तो वो रेप्स इसके अंदर कवर होते हैं। दोस्तों, देन देर इज 376D विच कवर्स अबाउट गैंग रेप, यानी आपको पता ही है 2 से ज़्यादा लोग इफ रेप्स अ वुमन दैट कम्स अंडर गैंग रेप, एंड उसकी जो सज़ा है दैट इज़ 20 years एंड that is 20 years and life imprisonment. And again then there is 376E which says that if you are a repeated offender। देखो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा है यहाँ पे 376 सब क्लॉज 2 के अंदर जो एन पार्ट है इसमें रिपीटेड रेप विद सेम वुमेन है, मगर जो 376E है इट टॉक्स अबाउट रिपीटेड ऑफेंडर। तो दोस्तों, इसका मतलब अलग है और इसके अंदर जो सज़ा है वो भी 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की है। तो दोस्तों,
अगर इफ़ अ पर्सन इज़ रिपीटेड ऑफेंडर, वो पहले भी जेल जा चुका है रेप के लिए, एंड इफ़ ही डज द सेम मिस्टेक देन उसको सज़ाएं मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे सिवियर लॉस इंडिया के अंदर बनाए गए हैं और इतने रिफाइंड तरीके से बनाए गए हैं, इतनी कैटेगरीज में डिफ़ाइन किए गए हैं कि किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन है इफ़ द केस ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट इज़ बिन फॉट विद टोटल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। दोस्तों आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि कैसे 376 और 376 के सबसेक्शन ए, बी, सी, डी और ई के अंदर कितनी सारी कैटेगरीज, कितने सारे प्रोफेशंस और कितने सारे वेज को कैटेगराइज करके कैटेगरिकली कितनी सीवियर पनिशमेंट्स को एम्बार्क किया गया है। दोस्तों इतने सीवियर पनिशमेंट्स होने के बावजूद और इतने ज़्यादा फाइनली रिटन लॉस के बावजूद इंडिया में रेप क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों की विस्डम पे छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस सवाल का जवाब अपने आप को और समाज को दे पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इंडिया के रेप लॉस और इंडिया के रेप डेटा को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर पाया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग इंडिया के रेप लॉस से अवेयर हों और ऐसे कल्प्रिट्स और ऐसे रेप एक्टिविटीज़ होने से हम लोग रोक सकें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।